हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिटरमिनेंट स्टार्ट किया था। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज अपन ने देखी थी। देखो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है उसको अपन पहले रिवाइज करते हैं, उसके बाद में उसको क्वेश्चंस के अंदर अपन कैसे अप्लाई करते हैं वो चीज़ें अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने देखी थी कि डिटरमिनेंट के अंदर P1, अगर अपन P1 की बात करें, सभी रोज को अगर अपन कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं, या फिर अगर अपन बात करें हर एक पंक्ति को अगर आपने क्या कर दिया कॉलम के अंदर चेंज कर दिया, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं होता है। कैसे मतलब, जैसे मान लो आपको डिटरमिनेंट दे रखा है A1 B1 A2 B2, अगर इस डिटरमिनेंट के अंदर R1 को आपने क्या कर दिया C1 में चेंज कर दिया, मतलब क्या बना A1 B1, R2 को आपने C2 में चेंज कर दिया A2 B2, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अरे क्लियर है? ये तो अपन ने क्या किया 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट के अंदर अप्लाई किया है। ऐसा ही अपन क्या कर सकते हैं 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर एक रो और एक कॉलम के अगर सभी एलिमेंट क्या बन जाते हैं, जीरो बन जाते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनती है, ऑलवेज जीरो बनते हैं। कैसे देखो, अगर मान लिया मैंने 0 0 0, ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका कॉलम भी हो सकता है और यहां पे अपन रो के अंदर भी उन एलिमेंट को क्या बना सकते हैं, जीरो बना सकते हैं, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या बनती है, जीरो बनती है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी, अगर कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम की वैल्यू अगर आइडेंटिकल हो जाती है, आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ, A1 के रेस्पेक्ट में B1 दोनों इक्वल होनी चाहिए, A2 के रेस्पेक्ट में B2 इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम जो है आइडेंटिकल तभी बनेंगे जब उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, जैसे मान लेता हूं मैं, ये आपका A1 A1 A2 A2 और A3 यहां पे कुछ भी हो सकता है, तो इस वाले केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो बनेगी। ये वाली बात क्लियर है? इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या, हाँ देखो, अगर डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी कांस्टेंट को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं, देखो दो चीजें, एक तो मैट्रिक्स अपन ने देखा था, एक डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स तो अपन आगे देखने वाले हैं, लेकिन बेसिकली मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है वो चीज आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 से क्लियर होने वाली है। कैसे देखो, मैं आपको 2 क्रॉस 2 की डिटरमिनेंट का एग्जांपल लेके यहां पे बताता हूं। ये बनेगा A1 B1 A2 B2, ये आपकी 2 क्रॉस 2 की कोई डिटरमिनेंट है। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, कोई भी एक फाइनाइट या फिर नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। और एक मैट्रिक्स को भी, ये तो मैट्रिक्स थी, मैंने डिटरमिनेंट को भी कैसे मल्टीप्लाई किया, A1 B1 A2 B2। देखो मैट्रिक्स को अपन बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डिटरमिनेंट को अपन मॉडुलस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां से अगर मैं इस k को मल्टीप्लाई करता हूं, कौन से केस में, मैट्रिक्स वाले केस में, तो ये k जो होगा वो हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। कैसे देखो, मतलब अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, k इंटू A1 k इंटू B1 k इंटू A2 और k इंटू B2, ये आपका मैट्रिक्स का वैल्यू बनेगा। अब देखो मैट्रिक्स का एक्चुअल में वैसे कोई वैल्यू नहीं होता है, मैट्रिक्स क्या बनता है, एक अरेंजमेंट बनता है, और डिटरमिनेंट जो आपका बनता है वो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स की अपन वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। वो तो आपका क्या है, एक अरेंजमेंट है, लिखने का तरीका है, और ये क्या है, उसकी वैल्यू निकालना है। ठीक, अब देखो यहां पर मैंने क्या किया है, जो आपका k होगा वो किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम के साथ में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इट मींस देखो इस k को मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट रो के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, k इंटू A1 k इंटू B1, और ये आपका बनेगा A2 B2। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि सर अब हम तो R1 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसको मैं R2 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। ये आपका क्या बनेगा, A1 B1 k इंटू A2 और k इंटू B2, ये आपका ऐसा भी बन सकता है। और आप अगर रो के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हो तो आप कॉलम के रेस्पेक्ट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, k A1 k A2, ये आपने C1 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई किया, k B1 और k B2। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर आप किसी भी नॉन नेगेटिव कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो कांस्टेंट एक बार में या तो एक रो
या फिर एक कॉलम के साथ में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। किसके केस में, डिटरमिनेंट के केस में। और मैट्रिक्स के केस में क्या होगा, वो कांस्टेंट हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई होता है या फिर हर एक एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होता है। बात क्लियर है सभी को, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, और एक दो प्रॉपर्टीज और थी वो क्वेश्चंस के साथ में अपन और अप्लाई करेंगे। वैसे ये है कि उन प्रॉपर्टीज को अपन कैसे अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएशन भी मैंने आपको बताया था। किसी भी मैट्रिक्स का अपन डिफरेंशिएशन कैसे देखते हैं, डिफरेंशिएशन अपना रह गया था, प्रॉपर्टी नंबर 8 अपन ने कर ली थी। प्रॉपर्टी नंबर 8 हो गई थी अपनी। इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, देखो कोई भी आपको डिटरमिनेंट दे रखी है 3x3 की, मान लिया मैंने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। ये आपको 3x3 का कोई डिटरमिनेंट दे रखा है। इसके अंदर अपन ऑपरेशंस लगाएंगे। अब देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट कहां पे बढ़ गई। अपन को डिटरमिनेंट को ओपन करने का तरीका बताइए पहले से, कि 3x3 को अपन या तो स्ट्रॉस मेथड से ओपन कर लेंगे या फिर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में अपन उसको ओपन करके उसकी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपन को ऑपरेशन लगाने की कहां जरूरत पड़ गई। देखो अगर अपन बोर्ड की बात करें, आरबीएससी सीबीएसई की बात करें, तो वहां पे आपको वैल्यू से मतलब नहीं होता। आपको तो वहां पे क्या करना होता है, ऑपरेशन, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर पहले से डिनोट करके दे रखा होगा कि आपको ऑपरेशंस अप्लाई करके ही इसको प्रूव करना है या फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अपन को ऑपरेशन लगाने आने चाहिए। और ऑपरेशन लगाने का फायदा यह है कि आपका जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत छोटा हो जाता है, आसानी से उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि देखो बहुत बार आपको जो डिटरमिनेंट के एलिमेंट दे रखे होंगे वो कई बार कांस्टेंट दे रखे होंगे, कई बार वेरिएबल दे रखे होंगे, ठीक है। कांस्टेंट वाले केस में तो अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको ओपन करके, बाई कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, उनको डायरेक्टली कैलकुलेट करके अपन क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। लेकिन पंगा कहां पे पड़ेगा, जब आपको वहां पे वेरिएबल वाले एलिमेंट दे रखे होंगे। तो वेरिएबल वाले केस में क्या होता है, अपन को ऑपरेशन लगा के उसको पहले सिंपलीफाई करना होता है। और देखो मैंने आपको फर्स्ट वाली क्लास के अंदर ही बताया था, ऑपरेशंस लगाने का मतलब ये होता है कि आपने हर एक कॉलम या फिर रो के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको मैक्सिमम 1 और 0 बनाना होता है, ठीक है। एक एलिमेंट एक रो या फिर एक कॉलम के अंदर 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, आपका टारगेट ये होना चाहिए कम से कम 2 या तो 1 बने या फिर 0 बने, ठीक है। क्योंकि वहां से फिर क्या होगा, आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो 1 बनाने के लिए अपन को क्या करना है, वो ऑपरेशंस अपने यहां पे देखते हैं। ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं वो चलो देखो। जैसे अपन बात करें तो ये आपका क्या है, ये R1 बनेगा, ये R2 एंड ये R3 बन गया। ऐसे ही ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। देखो ये जो C1 ये तो कांस्टेंट है, ये तो कोई वैल्यू थी। और ये जो C1 C2 C3 की बात कर रहा हूं, ये इस कॉलम का रिप्रेजेंटेशन है, लिखने का तरीका है। ये आपका कॉलम फर्स्ट, कॉलम 2 और कॉलम 3 हो गया। ऐसे ही ये R1 R2 और R3 हो गया। मेरे को ऑपरेशन लगाना है, जैसे R1 में ऑपरेशन लगाना है R1 माइनस R2, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर आपने R1 माइनस R2 ही क्यों किया। देखो ऑपरेशन लगाना जो है वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होता है, आपको क्या प्रूव करवाना चाह रहा है, ठीक, वो अपन क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो वहां से आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि सर मेरे को कौन सा ऑपरेशन यहां पे लगाना है। लेकिन ऑपरेशन अगर अपन लगा रहे हैं तो ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, ठीक है, वो तरीका आपको पता होना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो पहला आपने एक बार में 2 रो या फिर 2 कॉलम मैक्सिमम आपने जो ऑपरेशन लगाना है वो मैक्सिमम 2 रो और 2 कॉलम के अंदर ही एक साथ में ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। और एक बार में अगर आपने रो के अंदर ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट ऑपरेशन रो में लगाया, तो दूसरा ऑपरेशन भी आपने किस में लगाना है, रो में ही लगाना है। दूसरा अगर फर्स्ट ऑपरेशन आपने कॉलम में लगाया तो दूसरा ऑपरेशन भी आपने किस में लगाना है, कॉलम में ही लगाना है। देखो ये
अपन का क्वेश्चन सोल्व करने का क्या है, सिंपल मेथड है, बाकी आप लगा सकते हो, लेकिन वहां पे क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि सर रो और कॉलम के दोनों में एक साथ में अपन ने ऑपरेशन लगा दिए, तो कैलकुलेशन में या फिर वैल्यू के अंदर थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो सकता है, तो वो वाले दिक्कत नहीं आए उसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले रो के अंदर ही ऑपरेशन लगाएंगे, जब अपन के रो के अंदर ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में अपन क्या करेंगे, कॉलम के अंदर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे मान लो मैंने R1 के अंदर ऑपरेशन लगाया, इसका मतलब क्या है, R1 में आपने ऑपरेशन लगाया, कौन सा ऑपरेशन लगाया, R1 माइनस R2, इट मींस इसका मीनिंग ये हुआ कि R1 को आपने चेंज करना है किसमें, R1 माइनस R2 में। देखो यहां से अगर R1 माइनस R2 अगर आपने लिखा है तो ये आपका रो हो गया, ये R1 था और ये R2 हो गया। अब R1 में आपने ऑपरेशन लगाया तो हर एक एलिमेंट में आपको ये वाला ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। देखो R1 A1 में आपने ऑपरेशन लगाया तो क्या लिखा आपने, R1 माइनस R2, और लिखना किसको है, R1 में ही ऑपरेशन लगाया, मतलब ये एलिमेंट चेंज होंगे, चेंज होने के बाद में ओनली R1 की वैल्यू ही चेंज होगी, R2 की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑपरेशन किसमें लगाया है, R1 में लगाया है। तो देखो ये आपका क्या बनेगा, A1 माइनस A2, ये आपका क्या बनेगा, B1 माइनस B2, ऐसे ही C1 माइनस C2 बन जाएगा। और बाकी तो आपने कहीं पे भी ऑपरेशन नहीं लगाया, देखो R2 में ऑपरेशन कहां पे लगाया, नहीं लगाया, R3 में भी नहीं लगाया, तो बाकी एलिमेंट कैसे बन जाएंगे, ये आपका A2 B2 C2 एंड A3 B3 एंड C3 ऐसे बन जाएगा। क्लियर है सभी को। अब देखो ये अपन क्या ले रहे हैं, ऐसे ही रैंडमली कोई A1 A2 A3 कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, तो अपन ने ये आइडिया नहीं, अपन को ये आइडिया नहीं लग रहा कि कौन सा ऑपरेशन और यहां पे अपन ने अप्लाई करेंगे, ओनली मैं समझा रहा हूं कि कैसे ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, R1 लगा दिया, मान लिया कि मेरे को R1 को R2 में चेंज करना है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये इंटरचेंज का साइन है, R1 को अगर R2 में इंटरचेंज करना है तो ये वाला ये R1 यहां पे आ जाएगा और R2 इनको आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। जब अपन एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं तो वहां पे एक बार जब इवन ओड टाइम अगर अपन इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव आएगा, और अगर इवन टाइम अगर अपन क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं तो पॉजिटिव आएगा। ये वाली बात क्लियर है। देखो कई बार क्या होगा, आपको R1 में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा कि R1 में मैंने क्या कर दिया, A इंटू R1 कर दिया। ठीक है, अपन ने खुद से क्या किया है, खुद से A मल्टीप्लाई किया है, तो अपन क्या करेंगे, बाहर भी 1/A कर देंगे। ठीक है, मेरे को R1 और R2 के अंदर ऑपरेशन लगाने की जरूरत पड़ेगी। R2 को लिख दिया मैंने B इंटू R2 एंड R3 को मैंने लिख दिया C इंटू R3। ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। R2 में आपने ऑपरेशन लगाया B इंटू R2 और R3 में ऑपरेशन लगाया C इंटू R2। मतलब क्या हुआ, आपने A B C तीन एलिमेंट को R1 R2 और R3 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई किया है, तो खुद से मल्टीप्लाई किया है, इट मींस बाहर आपको क्या करना पड़ेगा, उनसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये A B C और यहां से मैंने क्या कर दिया, A B से डिवाइड किया, क्या ऑपरेशन लगाया, देखो A R1 के साथ में A, तो ये A इंटू A बन जाएगा। R2 के साथ में लगाना है तो ये B इंटू B बनेगा, और R3 के साथ में C इंटू ये आपका C बन जाएगा। क्लियर है। ठीक है, ये आपका R1 R2 और R3 के रेस्पेक्ट में आपने ऑपरेशन लगा दिए। बात क्लियर है। हाँ, ये ऑपरेशन मैंने आपको लगाना बताया है, बाकी अपन क्वेश्चंस के अंदर और देखेंगे कैसे अपन ऑपरेशन लगाते हैं। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गया, 9 हो गया। इसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 10, प्रॉपर्टी नंबर 10 देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटरमिनेंट कोई भी आपको डिटरमिनेंट दे रखी है, उस डिटरमिनेंट का आपको डिफरेंशिएशन अगर फाइंड आउट करना है तो देखो एक तो मेथड क्या हो गया, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को अपन पहले सिंप्लीफाई कर देंगे, कैसे भी अपन सिंप्लीफाई कर दें,
और ऑपरेशन लगा के कर दो, डायरेक्टली ओपन करके कर दो, और जो भी आपका एक्सप्रेशन आएगा, जो भी आपका वैल्यू आएगा, उसको अपन क्या कर देंगे, जिसमें जिस भी पैरामीटर का वो फंक्शन होगा, टी के रेस्पेक्ट में दे रखा हो तो टी के रेस्पेक्ट में अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। एक्स का फंक्शन दे रखा होगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में अपन उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। बात क्लियर है। और एक मेथड और है जो अपन हमेशा क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने वाले हैं। देखो मान लिया मैंने ये डेल्टा ऑफ एक्स, डेल्टा ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, ये आपको कोई डिटरमिनेंट दे रखी है, वो डिटरमिनेंट किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। इट मीन्स इधर डिटरमिनेंट के जो फंक्शन थे, देखो मैं अभी आपको 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट ही बता दे रहा हूं। यहां पे मैंने मान लिया ये एच एक्स, एफ एक्स, जी एक्स और टी एक्स, ये आपको 4 एलिमेंट दे रखे हैं, और चारों के चारों एलिमेंट क्या हैं, वेरिएबल हैं। हो सकता है कि 2 एलिमेंट क्या हो, वेरिएबल हो, 2 कांस्टेंट हो सकता है कि 3 वेरिएबल क्या हो, 3 वेरिएबल हो, 1 कांस्टेंट है। और अगर चारों ही कांस्टेंट हो गए तो उस वाले केस में तो डायरेक्टली वैल्यू क्या बन जाएगी, 0, क्योंकि आपको पता है कि ये कांस्टेंट होगा। अगर चारों वेरिएबल कांस्टेंट है, चारों वैल्यू कांस्टेंट है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो भी क्या बनेगी, एक कांस्टेंट ही बनेगी। उस कांस्टेंट का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो डायरेक्टली वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। इट मींस आपको ये तो क्लियर हो गया है कि जब अपन को डिफरेंशिएशन की बात करवाना चाह रहा है तो चारों एलिमेंट तो 0 नहीं हो सकते, 0 क्या कांस्टेंट नहीं हो सकते, वहां पे कोई ना कोई 1 या 2 एलिमेंट तो वेरिएबल दे रखे होंगे, तभी आपसे वो डिफरेंशिएशन करवाना चाह रहा होगा। देखो अगर मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट अपन कैसे करेंगे, डेल्टा डैश एक्स इक्वल्स टू बनेगा, आपने क्या करना है, एक बार में या तो एक कॉलम या फिर एक रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बाकी रो के एलिमेंट को आपने कांस्टेंट रखना होता है। कैसे, देखो पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। जब अपन फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे होंगे उस वाले केस में सेकंड रो के एलिमेंट को एज इट इज रखना है। अरे कहानी पकड़ में आ रही है सभी को, देखो इधर ये आपका क्या बनेगा, एच ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये मैंने इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, तो बाकी दोनों एलिमेंट क्या बनेंगे, जी ऑफ एक्स और टी ऑफ एक्स बन जाएगा। फिर यहां पे प्लस बनेगा, और प्लस वाले केस में देखो जब आपने इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो बाकी एलिमेंट को अपन क्या कर देंगे, अब की बार सेकंड रो के एलिमेंट को अपन डिफरेंशिएट कर देंगे, और यहां पे जो है वो आपका एच ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स एज इट ऐसे कांस्टेंट रह जाएगा। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो सेकंड रो को एज इट इज रखा, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एज इट इज रखा फर्स्ट रो को, तो सेकंड रो के रेस्पेक्ट में अपन ने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि सर मैं पहले इस कॉलम को डिफरेंशिएट कर देता हूं, देखो ये ऐसा भी बन सकता है, एच डैश एक्स जी डैश एक्स, ठीक है। अब की बार अपन एफ ऑफ एक्स और टी ऑफ एक्स को क्या कर देंगे, कांस्टेंट, फिर प्लस, और अब की बार यहां पे फर्स्ट कॉलम को अपन कांस्टेंट रख देते हैं और सेकंड को अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसकी वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी अगर इसकी वैल्यू डी आ रही है तो इसकी वैल्यू भी क्या बनेगी, डी ही बनेगी। अरे क्लियर है सभी को। यहां पे मैंने 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई किया, मान लिया कि आपको यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का दे रखा होगा तो उसमें एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एलिमेंट 9 हो जाएंगे। लेकिन मेथड तो क्या होगा, यही वाला मेथड होगा कि आपने पहले फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो बाकी 2 रो को एज इट इज ऐसे रखना, फिर प्लस आएगा, फिर सेकेंड रो के एलिमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, R1 और R3 को एज इट इज रखना है, फिर प्लस, फिर R3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, R2 और R1 को एज इट इज रखना है। अरे बात क्लियर है, ठीक है। यहां से अपन ने किसी भी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन करना देखा है, क्वेश्चंस के अंदर अपन कैसे अप्लाई करते हैं वो अपन देखेंगे अभी, क्वेश्चन जब अपन करना स्टार्ट करेंगे। देखो ये अपन ने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अगर अपन यहीं पे डिफरेंशिएशन के साथ में इंटीग्रेशन की और अगर बात करते हैं, अगर समाकलन की और बात करते हैं अपन, तो समाकलन वाले केस में भी क्या होगा, यही होगा कि आपने क्या कर देना, पहले फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में समाकलन कर दिया, सेकंड को एज इट इज रख दिया, फिर प्लस सेकंड रो के रेस्पेक्ट में आपने समाकलन कर दिया, फर्स्ट रो को आपने एज इट इज रख दिया। बात क्लियर सभी को। ऐसे अपन क्या कर सकते हैं, कॉलम के रेस्पेक्ट में अपन समाकलन का यूज कर सकते हैं। दोनों का सिंपल एंड सेम ही मेथड है, पहले चाहे आप कॉलम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो या फिर रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। बात क्लियर है सभी को, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 10 हो गई। इसके बाद में अपन प्रॉपर्टी नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 11 ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
नोट करो इसको, किसी को कोई डाउट है पूछो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट। दो डिटरमिनेंट का आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है या फिर मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करना है। कैसे अपन उसको करते हैं देखो, इसका भी मेथड है, फिक्स मेथड है, आपने हमेशा वही वाला मेथड फॉलो करना है। अभी अपन बात करते हैं 2x2 की डिटरमिनेंट। दो 2x2 की डिटरमिनेंट दे रखी है, a1 b1 a2 b2, ठीक है। क्रॉस इसको आपने मल्टीप्लाई करना है x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये इक्वल्स टू क्या बनेगा देखो, यहां से जब अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो r1 को जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो r1 किसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, c1 एंड c2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। बात क्लियर हो गई। देखो जब अपन R2 की बात करेंगे तो वो भी C1 और C2 के साथ में मल्टीप्लाई होगी। देखो यहां से इस चीज को समझना, क्योंकि अपन ऐसा का ऐसा ही क्या किसमें करने वाले हैं, मैट्रिक्स के अंदर भी करने वाले हैं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। यहां पे डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन तो क्या है कि अपन इजीली कर लेंगे, दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल के फिर कर देंगे। लेकिन उस जो आपका मैट्रिक्स है वो तो वैल्यू ही नहीं होती, उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई दे रखा है तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो एक अरेंजमेंट है, वो एक वैल्यू उसकी कुछ भी नहीं होती। अरेंजमेंट को तो आपको सिंप्लीफाई करना ही पड़ेगा। तो यहां पे प्रोडक्ट का इतना कोई रोल नहीं है। मैट्रिक्स पढ़ते टाइम पे आपको प्रोडक्ट का बहुत रोल पता लगेगा एंड हर एक क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्ट डाल ही देगा। तो इस चीज को आपको यहां पे समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या किया मैंने, अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, देखो जैसे मान लो अगर अपन समझते हैं x प्लस वाई को आपने z प्लस डी, मैं मान लेता हूं कि एक डिटरमिनेंट है ये है, एक डिटरमिनेंट ये है। एक फर्स्ट डिटरमिनेंट का ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट क्या होगा, इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस लगाएंगे अपन, ये वाला एलिमेंट इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। यही वाली बात कर रहे हैं अपन। फर्स्ट रो जो होगी वो इन दोनों कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई होगी, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया। ऐसे अगर अपन बात करें R2 की, जो ये R2 है वो भी C1 और C2 के रेस्पेक्ट में क्या बनेगी, मल्टीप्लाई होगी। बात क्लियर है सभी को, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो चीज अपन यहां से समझते हैं। और इंपॉर्टेंट यही है कि जब अपन R1 लेते हैं तो R1 दूसरी डिटरमिनेंट के कॉलम से ही मल्टीप्लाई होती है। वो R1 जो है वो दूसरी डिटरमिनेंट के रो के साथ में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैट्रिक्स में भी होगा और डिटरमिनेंट के अंदर भी यही है। अगर आपने यहां से R1 को उठाया है, रो को उठाया है, तो ये रो जो होगी इसके कॉलम के साथ में ही मल्टीप्लाई होती है। अगर अपन इधर से कॉलम उठाते हैं तो ये इधर इसकी रो के साथ में मल्टीप्लाई होगी। ऐसे नहीं कि रो को रो के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, कॉलम को कॉलम के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अरे बात क्लियर है सभी को, ठीक है। ऐसा ही अपन आगे करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन में। देखो क्या किया मैंने, A11, हाँ आपको ये पता लग गया कि R1 जो होगा वो C1 और C2 के साथ में मल्टीप्लाई होगा। अगर मेरे को ये फर्स्ट वाला एलिमेंट लिखना है, ये फर्स्ट एलिमेंट कैसे बना होगा, देखो ये R1 जो है वो C1 के साथ में बना होगा। ये यहां पे मल्टीप्लाई करके अपन लिखेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, R1 का फर्स्ट एलिमेंट C1 के फर्स्ट एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस आएगा R2 का सेकेंड एलिमेंट C1 के सेकेंड एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। देखो क्या बनेगा, A1 x1 प्लस B1 x2, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट बन गया। अब देखो, अब सोचो एक बार कि सर ये फर्स्ट एलिमेंट क्यों बना। आपको ये बताया कि अगर R1 आपने यूज किया है, अगर आपने R1 यूज किया है तो वो R1 के ही एलिमेंट बनेंगे, या तो फर्स्ट वाला एलिमेंट बनेगा या फिर सेकंड वाला एलिमेंट बनेगा। अरे बात क्लियर है। तो यहां पे अगर आपने
कॉलम फर्स्ट यूज किया आर के साथ में तो फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा, R1 के साथ में आपने सेकंड एलिमेंट लिया है तो वो सेकंड एलिमेंट बन जाएगा। बात क्लियर है? देखो यहां से अगर मैं सेकंड एलिमेंट की बात करता हूं तो सेकंड एलिमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, R1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होगा, A1 Y1 के साथ में, B1 Y2 के साथ में। देखो ये आपका एलिमेंट क्या बनेगा, A1 Y1 प्लस B1 Y2 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो यहां से अपन क्या करते हैं, A2 X1 B2 X2। अपन अगर R2 की बात कर रहे हैं तो R2 वाले केस में दोनों एलिमेंट किसके बनेंगे, R2 के बनेंगे। और कैसे, अगर R2 को आपने C1 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट एलिमेंट, R2 को आपने C2 के साथ में मल्टीप्लाई किया तो सेकंड एलिमेंट। देखो ये वाला एलिमेंट क्या बनेगा, A2 X1 प्लस B2 X2। ठीक है, क्योंकि ये तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होते हैं तो ये आपका क्या बनेगा, A2 X1 प्लस B2 X2 बन जाएगा। ऐसे ही ये वाला एलिमेंट आपने फाइंड आउट करना है तो A2 Y1 B2 Y2, A2 Y1 प्लस B2 Y2। ये वाली बात क्लियर है? ये अपन ने क्या किया, 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट का आपने मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, देखो इस वाली चीज को समझो एग्जांपल से। जैसे मान लिया मैंने 2 - 1 5 0 इंटू मल्टीप्लाई करना है 5 माइनस का 5 माइनस का 3 4 एंड 2 ऐसे दे रखा है। ठीक है, यहां पे आपके पास में दो मेथड है। मैं क्या करता हूं, एक बार के लिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसको देखो सिंप्लीफाई करो, दिस इंटू दिस, ये क्या बनेगा 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां पे माइनस आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 5 आ गया, इंटू ये क्या बनेगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 10 माइनस और आपका क्या बन गया माइनस का 12 बन गया। ठीक है, देखो क्या बन रहा है, ये प्लस का 5 बनेगा इंटू ये 10 प्लस 12 कितना बन गया 22 इक्वल्स टू क्या बन रहा है 110 बन रहा है। ठीक है, ऐसा ही अपन देखते हैं। देखो अगर इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई वाले देख में केस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आपका क्या बन रहा है 2 इंटू 5 10 माइनस 1 इंटू 4 क्या बनेगा माइनस का 4, ये आपका रो फर्स्ट का फर्स्ट एलिमेंट बन गया। रो फर्स्ट का सेकेंड एलिमेंट यहां से आएगा 2 इंटू माइनस 3 क्या बनेगा माइनस का 6, 2 इंटू माइनस 3 फिर प्लस माइनस 1 इंटू 2 क्या बनेगा माइनस का 2 बन जाएगा। सेकेंड रो पे आ गए तो सेकेंड रो के ही एलिमेंट बनेंगे। फर्स्ट एलिमेंट कहां से आएगा C1 से, सेकेंड एलिमेंट कहां से आएगा C2 से। अरे क्लियर है, 5 इंटू 5 प्लस 0 इंटू 4 कितना बनेगा 25 प्लस 0 बन जाएगा। देखो सेकेंड एलिमेंट कहां से आएगा 5 इंटू माइनस 3 इंटू 0 इंटू 2 क्या बनेगा माइनस का 15 माइनस का 2। ये वाली बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां से अपन इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आपका ये बन रहा है देखो 10 इंटू 10 माइनस का 5 कितना बन रहा है, ये आपका बनेगा 6 इंटू माइनस का 50 और यहां पे आपका माइनस आएगा, ये बन रहा है 25 इंटू माइनस का 8 ऐसे बन रहा है। देखो ये 6 इंटू माइनस का 15 फिर ओवरऑल माइनस आएगा, ये 25 बन रहा था और ये माइनस का 8 लगा दिया, क्या बन रहा है यहां से 15 इंटू 9 माइनस का 90 और ये प्लस 20 इंटू ये आपका बन रहा है 290 इक्वल्स टू 110। अरे बात क्लियर है। ये मैंने क्या किया, यहां से पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू को अलग अलग मल्टीप्लाई करके आपने वैल्यू निकाल दी और इस मेथड से भी मैंने आपको वैल्यू निकाल के बता दी। इट मींस ये जो आपने मेथड अप्लाई किया है उससे भी वैल्यू क्या आ रही है इक्वल आ रही है। तो आप ऐसा न करने के बजाय ऐसा करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक ही बार में उसकी वैल्यू, क्योंकि ये देखो ये तो 2 क्रॉस 2 था, ये तो 2 क्रॉस 2 था तो थोड़ा आसान बन रहा था, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। उसमें अपन डायरेक्टली अगर करेंगे तो वो ज्यादा आसान हो जाता है। वेरिएबल अगर आपको दे रखे होंगे तो और पंगा पड़ेगा, उस वाले केस में अपन यही वाला मेथड फॉलो करने वाले हैं। बस सिंपल सा मेथड आपने दिमाग में बैठा लेना है। क्या करना है अपन ने, R1 के रेस्पेक्ट में C1 के साथ में अगर फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो R1 को C2 के साथ में सेकेंड एलिमेंट, आपको चीज यही ध्यान में रखनी है, R1 आ रहा है तो R1 के ही एलिमेंट बनेंगे,
R1 आ रहा है फर्स्ट में, तो R1 के एलिमेंट बनेंगे, फर्स्ट एलिमेंट C1 से आएगा, सेकंड एलिमेंट C2 से आएगा। R2 की बात कर रहे हैं तो R2 के ही एलिमेंट बनेंगे, फर्स्ट एलिमेंट C1 से आएगा, सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा, C2 से आएगा। अरे क्लियर है सभी को? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है मैट्रिक्स के अंदर, तो बहुत ज्यादा रोल आने वाला है इसका, इसको ध्यान से समझो। कोई डाउट है इसके अंदर पूछो, इसके बाद में अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करना स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट इसमें सोल्व करना है। फर्स्ट एग्जांपल है 1x इंटू नहीं एक्स स्क्वायर, 1y वाई स्क्वायर, 1z और z स्क्वायर। ये आपको कोई डिटरमिनेंट दे रखी है 3x3 की। इस डिटरमिनेंट का आपको सॉल्यूशन है फाइंड आउट करना है। कई बार क्या दे रखा होगा, आपको इसको प्रूव भी करवाना होगा, जो भी दे रखा होगा प्रूव करवाने के अकॉर्डिंग आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। और अगर प्रूव में कुछ भी नहीं दे रखा है तो अपन तो जो अपन मेथड अप्लाई करते हैं उसी से अपन इसको स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि अपन किसी भी डिटरमिनेंट को अगर अपन सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं तो कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम कि सभी एलिमेंट या तो 1 बन जाएं, ठीक है। अगर सभी एलिमेंट नहीं बन रहे तो अपन क्या करेंगे, मैक्सिमम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। अब दिमाग में सोचो, देखो मैक्सिमम 1 कब बनेंगे, जब किसी भी रो या फिर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के सभी एलिमेंट क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। अगर वो एलिमेंट इक्वल बन गए तो उनको उठा के अपन क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अगर उनको मैंने कॉमन ले लिया तो सभी एलिमेंट क्या बन जाएंगे, 1। जब आपके पास में 1 1 आ गया तो वहां पे ऑपरेशन लगाना थोड़ा आसान होगा, क्योंकि उनमें से अगर मैंने ऑपरेशन लगा दिया R1 माइनस R2 तो वो एलिमेंट क्या बन गया, फर्स्ट एलिमेंट 0 बन गया। ऐसे R2 में ऑपरेशन लगा दूंगा R2 माइनस R3 तो वो वाले एलिमेंट भी क्या बन गया, आपके 0 बन गए। इट मींस अगर आपने 1 1 बना दिया तो वहां से 0 बनाना आसान है। 1 1 कैसे बनेगा, कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक रो के सभी एलिमेंट अगर इक्वल आ गए, इक्वल आने पे उसको अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अरे क्लियर है? अगर बाहर आ गया तो वहां से अपन क्या कर सकते हैं, उनको ऑपरेशन लगा के 0 बना सकते हैं। देखो यहां पे तो पहले से आपको 1 1 बना के दे रखा है, 1 1 बना के दे रखा है तो यहां पे ऑपरेशन लगाना थोड़ा आसान हो गया। मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, देखो अगर ये 0 कब बनेगा, जब मैं R1 को R2 में से माइनस कर दूंगा तो ये वाला एलिमेंट क्या बन जाएगा, 0। और अगर मैं यहां पे ऑपरेशन लगाऊंगा तो R2 को मैं लिख दूंगा R2 माइनस से R3 तो ये वाला भी क्या बन जाएगा, 0। मैंने आपको ये बताया एक बार में आपने 2 ही ऑपरेशन लगाने हैं, ठीक है। अगर आप रो में लगा रहे हो तो रो में लगाओ, अगर आप कॉलम में लगा रहे हो तो कॉलम में लगाओ। लगा सकते हैं दोनों में, एक डिटरमिनेंट के अंदर कॉलम दो किसी में भी लगा सकते हैं। पहले रो में लगा रहे तो अपन रो वाला कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद में कॉलम वाला अपन क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखो मैंने यहां पे ऑपरेशन लगाया, क्या ऑपरेशन लगाया, R1 में ऑपरेशन लगाया R1 माइनस R2 एंड R2 में मैंने ऑपरेशन लगाया R2 माइनस R3। देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहां पे R1 में एक ऑपरेशन लगा दिया है तो दूसरा ऑपरेशन आप R1 में नहीं लगा सकते हो। लगाने को लगा सकते हो, गलत हो जाएगा, आंसर भी तो सही लेके आना है। आपने R1 में अगर एक ऑपरेशन लगा दिया तो अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे अगर बाद में अगर जरूरत पड़ी तो अपन R1 में बाद में लगाएंगे। लेकिन ये दोनों ऑपरेशन आप एक साथ में लगा रहे हो तो एक टाइम पे एक ही रो में लगाओ। यहां पे R1 में लगा दिया, यहां पे R2 में लगा दिया और 2 ऑपरेशन आपने एक साथ में लगा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो R1 में अगर आपने ऑपरेशन लगाया है तो R1 का मीनिंग, इस वाले ऑपरेशन का मीनिंग क्या हुआ, R1 को आपने रिप्लेस करना है R1 माइनस से R2 से। देखो R1 माइनस R2 से रिप्लेस करेंगे तो ये आपका R1 बन गया और
ये R2 बन गया। R1 की जगह क्या लिखना आपने, इन दोनों को माइनस करके, इन दोनों को माइनस करके लिखेंगे 1 माइनस 1 0, x माइनस वाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे ही R2 के अंदर ऑपरेशन लगाया तो क्या बनेगा, 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0, ये y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। एक बार में दो ही ऑपरेशन लगाने हैं, ये वाला ऑपरेशन और लगा दोगे R3 माइनस R2 तो ये आपका क्या बन जाएगा, वापस जीरो बन के जीरो वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, वो गलत हो गया क्योंकि आपने ऑपरेशन यहां पे भी लगा दिया, यहां पे भी लगा दिया, इसकी वैल्यू चेंज होने के बाद में ये क्या बन रहा है वो आपको आइडिया नहीं है, तो अपन को ये एज इट इज ऐसे कैसे रख देना है। ठीक है, अब देखो यहां से आपने क्या किया, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में दो एलिमेंट को जीरो बना दिया, एक एलिमेंट आपका 1 बन रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इस कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो 1 के रेस्पेक्ट में ओपन हो जाएगा, 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो 1 जिस भी कॉलम जिस भी रो में आ रहा है उसको छुपा लेंगे, और दिस इंटू दिस ये करेंगे तो कैलकुलेशन अभी भी थोड़ी क्या है, मुश्किल है, लेकिन आपको क्वेश्चन बोर्ड का अगर क्वेश्चन आ गया तो उस वाले केस में आपको यही दे रखा होगा कि आपको ओपन तो डायरेक्टली करना ही नहीं है, वहां से आपको ऑपरेशन लगा के ही करना है, तो ऑपरेशन लगा के करोगे तो आप यहां से इसको डायरेक्टली नहीं कर सकते। देखो इसको अपन कैसे और आगे कर सकते हैं, ये आपका जीरो बनेगा, ये x माइनस वाई हो गया, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, फैक्टराइज कर दो, x माइनस का y और x प्लस y, ऐसा बन जाएगा। ऐसे यहां पे लगा दो, जीरो बनेगा, y माइनस जेड, ये आपका बनेगा y माइनस जेड एंड y प्लस जेड हो गया। यहां पे देखो ये आपका बनेगा 1z और z स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहां पे जीरो आ रहा है, जीरो का मतलब यहां पे x माइनस वाई भी मल्टीप्लाई में होगा, x माइनस वाई को अगर मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका क्या बनेगा, जीरो तो बनेगा। इट मीन्स फर्स्ट रो में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से x माइनस वाई, यहां से x माइनस वाई, और यहां पे भी तो x माइनस वाई रहा होगा, मान तो सकते ही हैं। जीरो अगर दे रखा है तो जीरो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो आपका क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। इट मीन्स यहां पे भी आपका x माइनस वाई रहा होगा। तो यहां से मैंने क्या किया, टेकिंग कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड यहां से क्या कॉमन आ रहा है, y माइनस जेड फ्रॉम R2। R1 से आपने x माइनस वाई कॉमन ले लिया और R1 से x माइनस वाई और R2 से आपने क्या कॉमन ले लिया, y माइनस जेड। देखो अगर अपन कॉमन लेते हैं तो ये आपका बनेगा x माइनस वाई बाहर आ गया, इधर से y माइनस जेड बाहर आएगा, यहां पे डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ये जीरो बनेगा, यहां पे 1 बनेगा और यहां पे क्या बन जाएगा आपका x प्लस वाई, ये आपका जीरो बन रहा है, ये 1 बन जाएगा, ये y प्लस जेड, 1z और z स्क्वायर, ऐसे बन गया। देखो इक्वल्स टू, अगर अब अपन क्या करें, इस 1 के रेस्पेक्ट में अगर ओपन करते हैं, 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो देखो क्या आपका बनेगा, 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो इस कॉलम को छुपा लेना है, इस रो को छुपा लेना है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसे बन जाएगा। देखो ये आपका क्या बन रहा है, x माइनस का y, y माइनस का z, यहां पे 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो 1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो y प्लस z और माइनस ये आपका क्या बनेगा, x प्लस y। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। इक्वल्स टू देखो ये x माइनस का y, y माइनस का z, तो यहां से y प्लस जेड माइनस का x माइनस का y, तो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो यहां से वैल्यू क्या बन रही है आपकी, x माइनस का y, y माइनस का z और z माइनस का x, ये आपकी क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। अरे क्लियर है, क्या अपन ने यहां पे ऑपरेशन लगाया, देखो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिंपल से ऑपरेशन है। एक दो क्वेश्चन से आप ऑपरेशन लगा के सही तरीके से ऑपरेशन लगा के कर लोगे तो आपको इसके अंदर मजा आने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन इतने कोई हार्ड है नहीं, दिखने में थोड़ा सा क्या लगता है, मुश्किल लगता है क्योंकि पहली बार अपन क्वेश्चन करने बैठते हैं तो आपको ऑपरेशन लगाने में दिक्कत आती है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, इसको नोट करो, एक दो क्वेश्चन अपन और करते हैं अभी।
देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब कर दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जगह मैंने अगर एक्स क्यूब कर दिया तो ऑपरेशन तो अभी भी यही वाले लगेंगे। देखो ऑपरेशन तो वही वाले लगेंगे, क्यों लगेंगे? क्योंकि मैंने क्या किया, अभी भी देखो जीरो तो बनाना है, सही जीरो बनाएंगे तो ऑपरेशन फर्स्ट लगा दिया मैंने R1 में मैंने ऑपरेशन लगा दिया R1 माइनस R2 एंड R2 में मैंने ऑपरेशन लगा दिया R2 माइनस R3। ये दो ऑपरेशन लगा दिए। दो ऑपरेशन अगर अपनी यहां पे लगा देते हैं तो ये आपका क्या बन रहा है, 0 x माइनस का y, ये आपका बनेगा x क्यूब माइनस का y क्यूब, यहां पे 0 y माइनस z, y क्यूब माइनस z क्यूब। और आपने तो थर्ड रो के अंदर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया तो हर एक एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एज इट इज ऐसे कैसे रह जाएंगे। देखो यहां से आगे और अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा आपका, ये 0 बन रहा है x माइनस का y, और इसको फैक्टराइज कर दो। देखो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है, a क्यूब माइनस b क्यूब बनता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी, और यहां पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा यहां पे लगा दो, ये 0 बनेगा y माइनस जेड, यहां पे भी y माइनस जेड, और ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई प्लस ये आपका वाई स्क्वायर। और थर्ड रो में तो आपने कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है। ये वाली बात क्लियर है। अब देखो वही वाली बात हो गई, फर्स्ट रो में से क्या कॉमन ले लेता हूं, x माइनस वाई, सेकेंड रो में से वापस से y माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं। तो देखो क्या अपन ने यहां पे ऑपरेशन लगाया है, टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉमन x माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2। R1 में से आपने x माइनस वाई कॉमन ले लिया एंड R1 में से x माइनस वाई और R2 में से y माइनस जेड कॉमन लिया। देखो अगर अपन कॉमन लेते हैं तो ये आपका बन रहा है x माइनस का y एंड y माइनस का z, तो ये बनेगा 0 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये 0, ये आपका बनेगा 1, और ये बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई प्लस वाई स्क्वायर 1z और z क्यूब इक्वस टू क्या बनेगा। देखो हाँ, यहां से अगर इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो डायरेक्टली अपन क्या कर देते हैं, इस 1 के रेस्पेक्ट में अब ओपन कर देते हैं। 1 के रेस्पेक्ट में अगर ओपन करेंगे, देखो दो एलिमेंट तो क्या बन गए 0, C1 के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये आपका 1 बनेगा, ये आपका 1 हो गया। 1 जिस भी कॉलम और जिस भी रो में आ रहा है उसको छुपा लेते हैं, जिस भी कॉलम और जिस भी रो में आ रहा है उसको छुपा लेते हैं, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट के अंदर ये अपन वैल्यू निकाल लेंगे। देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस, ये आपका क्या बनेगा, यहां से अगर इसको अपन ओपन करते हैं ये आपका बन रहा है x माइनस का y, y माइनस का z, किसके रेस्पेक्ट में ओपन कर रहे हैं 1, तो देखो 1 इंटू ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और माइनस में ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे तो ये आपका बन रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स इंटू वाई माइनस का ये आपका वाई स्क्वायर बन जाएगा। फर्स्ट 1 के रेस्पेक्ट में ओपन किया, फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन अगर अपन करेंगे तो ऐसा कुछ बन रहा है, ये आपका बनेगा x माइनस का y, y माइनस का z। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ और कुछ कॉमन आ रहा है। देखो इन दोनों को अगर अपन इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, कौन सी वैल्यू को अगर अपन सिंप्लीफाई करें, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, y z माइनस एक्स, कहीं ना कहीं गलती हो रखी है। अच्छा देखो यहाँ पे अपन ने गलती कर दी थी, वाई स्क्वायर प्लस किसको ओपन किया था आपने, y और z को, ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई प्लस यहाँ पे क्या आएगा z स्क्वायर आएगा, ये आपका z स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी ये z स्क्वायर बन गया और यहां पे भी आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस जेड वाई और प्लस का जेड स्क्वायर बनेगा, ये प्लस
जेड स्क्वायर हो गया। इसमें से आपने माइनस करना है दिस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखो ये आपका इससे कैंसिल आउट हुआ, माइनस वाई स्क्वायर से प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। हाँ यहां से इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से अगर अपन कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे क्या, फैक्टर बना देते हैं z माइनस का x और z प्लस एक्स, ठीक है। फिर यहां से अगर मैं y कॉमन लेता हूं तो ये आपका z माइनस से x बन जाएगा, z माइनस से x बन जाएगा। तो इक्वल्स टू देखो ये आपका बन रहा है x माइनस का y, y माइनस का z, और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, z माइनस एक्स कॉमन आ गया, और अंदर क्या बनेगा x प्लस वाई प्लस z, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। देखो यहां से अपन ने क्या किया है, डायरेक्टली वन के रेस्पेक्ट में ओपन किया तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करेंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, तो इन दोनों का फैक्टर बना दिया मैंने, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, जेड माइनस एक्स इंटू जेड प्लस एक्स, फिर प्लस यहां से इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया वाई, तो जेड माइनस एक्स बन जाएगा। इन दोनों में से वापस क्या कॉमन आ रहा है, जेड माइनस एक्स कॉमन आ गया, तो क्या बन रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। क्लियर है सभी को, नोट करो इसको, कोई डाउट है पूछो। चलो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है, बहुत सारे क्वेश्चंस और करने हैं अपन, बाकी क्वेश्चंस अपन लास्ट क्लास में, लास्ट कल क्या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।